हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने आईआईटी जेईई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज की अपनी इस वीडियो में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर सजेस्टेड वीडियोज़ में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन है हमारा वो आया है आईआईटी जेईई 2005 में। द क्वेश्चन सेज the relationship between equilibrium constant K1 for the reaction and equilibrium constant K2 for the reaction this हमें ये बताना है कि K1 एंड K2 के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो सपोज ये है हमारी रिएक्शन नंबर 1, ठीक है, और ये है हमारी रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, ठीक है, हम यहाँ K1 लिख लेते हैं, और रिएक्शन नंबर 2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, ठीक है, यहाँ पे भी हम K2 लिख लेते हैं। हमें बताना है K1 एंड K2 में कैसी रिलेशनशिप है। जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हैं 2K1 इज इक्वल टू K2, K1 इज इक्वल टू K2 का स्क्वायर, K1 इज इक्वल टू K2 एंड K1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो हमें पता है किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए अगर हमें उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो कैसे लिखते हैं। सपोज ये हमारी रिएक्शन है, अगर हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका है K1, तो हमने लिख दिया K1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, CO2 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्सीजन। तो लिख लेते हैं पहले हम इन दोनों को, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्सीजन। सेकेंडली हमें ये पता है कि जो स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से होते हैं, ठीक है, जो स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स होते हैं वो कंसंट्रेशन की पावर में चले जाते हैं। यानी कि CO का स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है 1, तो ये CO की पावर में चला जाएगा। डाइऑक्सीजन का है हाफ, तो ये डाइऑक्सीजन की पावर में चला जाएगा। CO2 का है 1, तो CO2 का कॉफिशिएंट इसकी पावर में चला गया, ठीक है। अगर हम रिएक्शन नंबर 2 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करें या उसको दिखाएं कैसे होगा, तो कैसे लिख सकते हैं उसको, यहाँ लिख लेते हैं K2 इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन CO2, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है 2, यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2, डाइऑक्सीजन एंड इसका स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना आ गया 1, ठीक है। अब K2 को ही हम कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या बताना है K1 एंड K2 में कैसा रिलेशनशिप है। तो हम क्या करते हैं, K2 को K1 की फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैसा लिखेंगे इसको, सपोज CO2 की पावर 1 लिख दी हमने यहाँ, ठीक है, अपॉन में CO की पावर 1, ठीक है, और डाइऑक्सीजन की पावर हाफ। अगर हम इसको हाफ ऑफ कर दें, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अगर लिखना चाहें तो, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम इसको फर्दर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये पूरा क्या है हमारा, अगर देखें तो हम ये पूरा K1 है, तो इसको लिख सकते हैं K1 का स्क्वायर। तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि K2 इज इक्वल टू K1 के स्क्वायर के बराबर दिख रहा है, ठीक है। यही क्या हो गया हमारा K2 एंड K1 में रिलेशनशिप। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, K1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K2, तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है आईआईटी जेईई 2005 में, ठीक है। क्वेश्चन सेज सजेस्ट अ सुटेबल मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन गिवन है, इसमें रिएक्टेंट को HCl से ट्रीट किया गया है और ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है हमारा जो राइट साइड है। इसके लिए हमें एक सबसे बेस्ट मैकेनिज्म बताना है कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, हम मैकेनिज्म ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या पता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को HCl से ट्रीट किया गया है और HCl इज एन एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट इज H+ का सोर्स हो जाएगा ये, ठीक है, ये H+ प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट में जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर होगा उसके अंदर
अगर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमें पता है जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें एक ऑक्सीजन है और उस पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, एक ये एक ये। तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि ये लोन पेयर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको, मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लोन पेयर का एक्टिवेशन। तो कुछ ऐसे है हमारा रिएक्टेंट, ठीक है, ओ एच एंड एच, एक और एच प्लस आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर ये ग्रुप जो OH2 ग्रुप है H2O, अगर ये दोनों के दोनों बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेकर चला जाए तो ये एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह लीव कर जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, एज ए न्यूट्रल। तो क्या बनेगा हमारा, अब ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गया, यहाँ पर ऐसे है। और हमें पता है कभी अगर रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है इंटरमीडिएट, ये है एक इंटरमीडिएट, ठीक है, ये ऑब्टेन हो सकता है। तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो खुद को लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन के प्लेस पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, ये क्या करेगा, कोशिश करेगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को इधर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। तो जो नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा बनेगा, कैसा विजिबल होगा, ये है हमारा ऐसे कुछ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमें पता है ये जो हमारा सिस्टम है ये क्या है, 4 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, 4 मेंबर्ड। तो यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भी किसी भी बॉन्ड के, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, मीन्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है उनकी। तो ये क्या करते हैं, 4 मेंबर्ड रिंग को अनस्टेबल बना देते हैं। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस रिंग के, ये क्या करेंगे, खुद को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये 2 पेयर अगर इधर शिफ्ट हो गए तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से टूट के यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट हमारा दिखने वाला मॉलिक्यूल होगा वो कैसा दिखेगा, यहाँ से अगर दोनों पेयर गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गए, ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये रिंग यहाँ पे कनेक्ट हो गई, यानी कि ऐसे कुछ दिख जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे एक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव इस तरह आके यहाँ पे अटैक कर लेगा, ठीक है। और बनने वाला प्रोडक्ट हमारा कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पे ये है। अब अगर हम इसको और इसको देखें, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, बस इसको घुमा के लिखा गया है, क्योंकि देखें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों ही साइड से 5 मेंबर्ड रिंग है, तो इक्विवेलेंट है। इसको रोटेट करके देखेंगे तो सेम हो जाएगा, ये वैसे भी प्लेनर है, स्टीरियो केमिस्ट्री तो डिफाइन ही नहीं की गई है। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, सेम मॉलिक्यूल। तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो पूरा हमने मैकेनिज्म देखा कैसे इसको हम बना सकते हैं, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है IIT JEM 2007 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a फॉर द वेव फंक्शन साई फाई इज इक्वल टू a e रेज टू पावर im फाई। ये क्या दिया हुआ है हमें, वेव फंक्शन दिया हुआ है हमारा साई, ठीक है। इसकी लिमिट्स क्या है फाई की, 0 से 2 पाई। हमें क्या करना है, इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a जो है इसकी वैल्यू क्या है ये बतानी है। तो ये क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से आया हुआ है, तो वहीं से कंसेप्ट यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो किसी भी वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा साई फाई हमारा वेव फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, इसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन द लिमिट्स जो हमें दी हुई हैं डी फाई, अगर डी फाई की टर्म में है तो डी फाई में लिमिट इंटीग्रेट कर दिया, इसको हम बराबर रख देते हैं 1 के। ठीक है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी एक ही, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, अब वही क्या हो जाता है हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो ये हमारा वेव फंक्शन है, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है कि जहां भी इसका इमेजिनरी पार्ट आए वेव फंक्शन में, जहां भी इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं, आयोटा वाले पार्ट को। ठीक है, जहां भी इमेजिनरी है यानी कि आयोटा है, अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो आयोटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस आयोटा में। ठीक है, तो इस पे हम इसको अप्लाई करके देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ए की क्या वैल्यू आएगी, चलिए देखते हैं। तो इंटीग्रेशन साई स्टार क्या हो जाएगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा आएगा, बस ए तो एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस आई एम फाइव, ठीक है, इंटू साई आएगा एज इट इज ए ई रेज टू पावर आई एम फाइव। ठीक है, डी टाउ कितना है, डी फाइव, डी फाइव। ठीक है, 0 से 2 पाई तक इसको इंटीग्रेट किया गया, इज इक्वल टू 1 रख दिया हमने। ठीक है, ए तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए एज इट इज इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे दोनों, तो यहां पे क्या आ गया, ए इंटू ए स्क्वायर बन के बाहर आएगा, इंटू 0 से 2 पाई। अब हमें पता है ई रेज टू पावर ए प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए, ई रेज टू पावर 0 हो जाता है, यानी कि ई रेज टू पावर 0, तो वो तो 1 हो जाएगा, डी फाइव इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 से 2 पाई इंटू डी फाइव इज इक्वल टू 1 रखना है। ठीक है, यहां से फर्दर अगर हम करें इसको तो क्या आ जाएगा हमारा, डी फाइव को जब 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 पाई। ठीक है, तो यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 2 पाई। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर अगर हम मूव करें इसको आगे देखें तो ए स्क्वायर को इधर छोड़ देते हैं, 1/2 पाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई। ठीक है, और हमें तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसका रूट ले लें, यानी कि ए इज इक्वल टू 1/√2 पाई, यही क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आई हमारी 1/√2 पाई, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए, यानी कि 1/√2